बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है मैंने, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डेल r इन डिटरमिनेंट दिया गया 2r-1 mcr 1 दिया गया है, m स्क्वायर माइनस 1 2 पावर m प्लस 1 दिया गया है, साइन स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर m साइन स्क्वायर m प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ इन अ सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू m डेल r इज, आपसे ये बारे में पूछा गया। मतलब एक चीज देखिएगा, डेल r में हम समेशन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। मतलब सिग्मा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सिग्मा जब मल्टीप्लाई होता है तो आप समझते हैं कि किसी भी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा, ठीक है। तो जब किसी एक रो में होगा तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप ये जो समेशन जो अप्लाई हो रहा है वो केवल r पे अप्लाई हो रहा है, ध्यान रखिएगा। समेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, r पर, और r हमारा किस रो में है या किस कॉलम में है ये देखना पड़ता है। तो देखिए r यहाँ पे 2r-1 है, mcr है, और यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर हम इस रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 के साथ भी वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू m डेल r इज इक्वल टू, आपको लिखना है सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू m 2r-1 लिखेंगे आप, ठीक है। सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू m mcr होगा, एंड सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू m वैल्यू आएगी 1, ठीक है। देन बाकी आपके पास R2 की वैल्यू एज इट इज आएगी, R3 भी एज इट इज आएगा। मतलब सीधा सा है कि हमें जो सॉल्व करना है वो फर्स्ट रो को सॉल्व करना है, ठीक है। और फर्स्ट रो को सॉल्व करना है तो हम देख लेते हैं कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू m है, और वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2r-1। हम इसे सेपरेटली सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 0 अगर आपने पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी -1, 1 पुट किया तो वैल्यू आ गई +1, 2 पुट किया 3, 4 पुट किया वैल्यू आ गई 5, और देखिए अगर हमने 2 पुट किया है तो वैल्यू क्या आएगी 3, और 3 पुट किया तो वैल्यू आ गई 5। ऐसे अगर हमने m पुट किया तो वैल्यू आएगी 2m-1। आप समझिएगा यहां पर इस पूरी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो m+1 है। टर्म्स कितने हैं, m+1 है, ठीक है। और सीरीज जो है वो AP की है, सीरीज AP की है। तो अगर हम इसको सम करें तो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो 2m-2 हो जाएगा, तो ये आ गया m+1 इंटू आ गया m-1, क्योंकि यहां से 2 कॉमन लेके यहां कैंसिल आउट होगा और वैल्यू आएगी m² -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर समेशन, ध्यान से देखिएगा, समेशन r की वैल्यू 0 से m तक है और mc0 है, सॉरी mcr है, तो वैल्यू क्या आएगी mc0, mc1, mc2 अप टू क्या आएगा mcm, और ये वैल्यू होती है 2 पावर m। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से पता है आपको, ठीक है। थर्ड केस के बारे में अगर बात की जाए कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू m है और 1 है, तो भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा n होती है। सिग्मा n की वैल्यू क्या थी, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। लेकिन यहाँ पर टर्म्स कितने हैं, m+1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी m+1 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने इसे कैलकुलेट किया तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई समेशन डेल r की वैल्यू, तो देखें तो फर्स्ट जो वैल्यू आ गई है दैट इज m² -1 आ गई, सेकंड आ गया 2m, और थर्ड आ गया m+1, ओके। एंड जो सेकंड रो थी आपके पास वो ये है m² -1 2 पावर m और m+1 आ गया। थर्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड क्योंकि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड रो ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं। तो जब दोनों आइडेंटिकल रोज होती हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि दो रो अगर आइडेंटिकल हैं तो रिजल्ट 0 आता है। तो इसमें केवल, इस क्वेश्चन में केवल एक चीज सीखनी थी कि आपको जो सिग्मा दिया जाता है, सिग्मा को मल्टीप्लाई कहाँ करना है। तो सिग्मा को मल्टीप्लाई कहीं पे भी नहीं करेंगे, जहां पर वो अप्लीकेबल है। जैसे r की वैल्यू 0 है, r पे अप्लाई हो रहा है, तो जहां पर भी r है जो वेरिएबल है उस पे ही आप उसे अप्लाई करेंगे, ओके। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट की। तो हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम लोग प्रोडक्ट करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स के लिए। तो हम लोग ने एक नंबर दे दिया, मान लीजिए डेल 1 हमने लिखा, यहाँ हमने लिखा ABC या A1 B1 C1 P1 Q1 R1 और L1 M1 और N1 ले लिया है, ठीक है। एक डेल 1 है और डेल 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है हमने लिखा A2 B2 C2 लिख दिया, P2 Q2 और R2 लिखा है, L2 M2 और N2 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, तो सिंपल अगर आप इसका प्रोडक्ट करना चाहते हैं तब मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो ध्यान रखिएगा A1 B1 C1 हमने यहाँ पे लिख लिया, P1 Q1 R1 L1 M1 और N1 इनटू A2 B2 C2 P2 Q2 R2 L2 M2 और N2, ये हमने लिखा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आप रो वाइज को रो से कर सकते हैं या रो को कॉलम से भी कर सकते हैं, कैसे भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो उसके डिटरमिनेंट में कोई असर पड़ता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग काम करने जा रहे हैं, इसको हम रो टू रो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो A1 A2 फिर B1 B2 प्लस और प्लस C1 C2 आ जाएगा, प्लस C1 C2 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब ध्यान रखिएगा फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो A1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A1 P2 आ जाएगा प्लस का B1 Q2 होगा प्लस का C1 R2 आ जाएगा। तो हमने सेकंड रो के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया एंड इसी रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा A1 के साथ L2 आएगा प्लस का B1 के साथ M2 आएगा और प्लस C1 के साथ N2 आ जाएगा, C1 के साथ N। ध्यान से देखिएगा रो को रो से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो से एक एलिमेंट बना, सेकंड रो से सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो से थर्ड एलिमेंट। सिमिलर वे अब बात करेंगे सेकंड रो की, यहाँ पे सेकंड रो दिया और फिर से आपको फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो मल्टीप्लाई करना है। तो P1 मल्टीप्लाई A2 के साथ, Q1 मल्टीप्लाई B2 और R1 मल्टीप्लाई C2। फर्स्ट रो सेकंड रो, सॉरी ये सेकंड रो और फर्स्ट रो मल्टीप्लाई, यही सब सेकंड रो है, सेकंड से मल्टीप्लाई किया गया। तो P1 P2 हो गया प्लस का Q1 Q2 हो जाएगा प्लस का R1 R2 हो जाना चाहिए। और इसी को हम थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 के साथ L2 आएगा प्लस का Q1 के साथ M2 आएगा प्लस R1 के साथ N2 आ जाएगा, R1 के साथ N2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब सेकेंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई ना। थर्ड रो तो L1 A2 प्लस M1 B2 प्लस N1 C2, थर्ड रो विथ फर्स्ट रो हो गया। अब यही थर्ड रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो L1 P2 M1 Q2 और प्लस N1 R2 आ जाएगा, ओके। एंड दिस रो एंड दिस रो, तो वैल्यू आ गई L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन करना है आइदर आप रो वाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट के केस में, मतलब डिटरमिनेंट का अगर आपको प्रोडक्ट करना है तो आप इस टाइप से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे इसके ऊपर एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल देखते हो। बात करें हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन की जिसमें हम यूज करेंगे कि आप डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन का यूज कैसे करना है, आपको डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इफ ABC are sides of a triangle ABC, then in determinant A square B sin A C sin A B sin A 1 cos B minus C दिया हुआ है, C sin A cos B minus C दिया गया, 1 दिया गया है, इज इक्वल टू
आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और ये ऑप्शन हमें दे गए हैं, ठीक है ना। तो हमें ध्यान ये रखना है कि भाई जो ट्राइंगल का कंडीशन दिया गया है यहाँ पे, ये एबीसी क्या है, साइड्स है ट्राइंगल के। तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में ऑलरेडी हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि साइन रूल जो होता है उसमें हम लोग एक काम कर सकते थे कि साइन ए की जगह हम लोग यूज करते थे ए के, साइन बी की जगह हम लोग लिखते थे बी के, और साइन सी की जगह लिखते थे हम लोग सी के। ये आपको याद होगा, ठीक है ना। ये आपका रूल होता है, दैट इज अ साइन रूल। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट दिया गया है वो डिटरमिनेंट कुछ ऐसा दिया गया बेटा, देखिएगा ए स्क्वायर है, बी साइन ए दिया गया तो बी साइन ए की जगह हम लिख सकते हैं ए के, सी साइन ए दिया गया तो सी और साइन ए की जगह लिखेंगे अगर ए के, ठीक है। बी ए के हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ 1 है, cos b माइनस सी है तो इसको हमने एंगल के फॉर्म में लिखा है अभी, ठीक है। सी साइन ए की जगह अगेन ए के आएगा, cos b माइनस सी हो गया एंड 1 हो गया, ठीक है। ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो सकती है, ओके। अब एक चीज देखते हैं, अगर आपको कॉमन लेना पता है, क्योंकि हम लोग बात की थी ना कि डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, किसी भी रो में कोई वैल्यू अगर आइडेंटिकल है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस रो से आप ए कॉमन निकाल सकते हैं, सिमिलरली इस कॉलम से भी आप ए कॉमन निकाल सकते हैं, दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए 2 टाइम्स है इसलिए कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो से ए कॉमन निकाला है और फर्स्ट कॉलम से भी ए कॉमन निकाला, क्या निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया। यहाँ से भी ए और यहाँ से भी ए कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, यहाँ बचेगा बी के, यहाँ बचेगा सी के, हेयर बी के 1 cos b माइनस सी एंड हेयर सी के, यहाँ वैल्यू आएगी cos b माइनस सी एंड हेयर 1, ठीक है। ये केस हो जाता है। देन अब बात क्या करनी है, देखिए यहाँ पे जो है वो एंगल के फॉर्म में वैल्यू दी है, यहाँ साइड्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो साइड्स के फॉर्म में सभी को चेंज कर लें या एंगल के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, तो वैल्यू आ रही है यहाँ पर ए स्क्वायर इन डिटरमिनेंट, वैल्यू क्या होगा 1 है, बी के की जगह हम साइन बी लिख सकते हैं और सी के की जगह साइन सी लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन बी के और सी के, यहाँ पे साइन बी एंड साइन सी आ गया, यहाँ 1 है, यहाँ cos b माइनस सी है और यहाँ पर cos b माइनस सी है एंड हेयर 1, ये डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो इसे ए स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे जैसे साइन बी लिखा हुआ बेटा, तो आपको मालूम है ट्राइंगल के बारे में बात की जा रही है, तो ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, पाई होनी चाहिए। तो साइन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन बी की जगह हम लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस सी, ठीक है। पाई माइनस ए प्लस सी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 1 और ये हो गया साइन ए प्लस सी हो जाएगा। इसी टाइप से ये साइन ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस सी हो सकता है, ये 1 होगा, यहाँ cos b माइनस सी रहने दिया और यहाँ पर साइन ए प्लस बी हो गया एंड cos b माइनस सी एंड हेयर 1, ये इसका डिटरमिनेंट आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो बात करें हम लोग इसके आगे क्या होना चाहिए, तो अब हम अगर समझें इसे तो ये बात देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ 1 दिया गया है। अच्छा, 1 को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, अभी समझते हैं थोड़ा। ये साइन ए प्लस सी दिया गया, इसका मतलब है साइन ए इंटू कॉज सी होगा प्लस का कॉज ए इंटू साइन सी होना चाहिए, ऐसा होगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी दिया गया, इसका मतलब है साइन ए कॉज बी होगा और प्लस का कॉज ए साइन बी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो अगर इसको हमने इस टाइप से लिखा है तो हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉज स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सेम मैनर अगर आप इनको भी चेंज करना चाहते तो आप इन्हें भी चेंज कर लीजिए। भाई साइन ए प्लस सी दिया गया, साइन ए प्लस सी दिया गया, इसका मतलब है साइन ए कॉस सी प्लस का कॉज ए साइन सी हो जाएगा। 1 की जगह आप लिख सकते हैं, जहां से कि ए प्लस सी है, ए और सी है,
यहाँ पे क्या लिखा ए सी, यहाँ पे 1 क्या लिखा ए लिख दिया है। यहाँ पे हम अगर चाहें तो स्टेप से लिख सकते हैं क्या, साइन बी साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन स्क्वायर सॉरी कॉज स्क्वायर बी। इनको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, इनको, क्योंकि हमें दो पार्ट्स में एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। तो हम इसको अगर हम एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू देखना चाहते हैं तो ए स्क्वायर देखते हैं। देखिएगा डिटरमिनेंट हमें दो बनानी है, तो ये दो डिटरमिनेंट कैसी बन रही होंगी, साइन ए अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी साइन ए रहा होगा, तभी तो साइन ए इंटू साइन ए का साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉज ए रहा होगा और यहाँ पे रहा होगा कॉज ए, तो भी कॉज स्क्वायर ए आया होगा। मतलब ये वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट टर्म क्या रहा होगा, नेक्स्ट टर्म 0 रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं हम इस टर्म की। तो ये जो टर्म बनता है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से बनता है। तो यहाँ पे आएगा साइन ए के साथ कॉस सी आना चाहिए, तो यहाँ पे हमने कॉस सी लिखा और यहाँ पे लिखा साइन सी, कॉज ए के साथ साइन सी आ गया। रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब ये साइन ए के कॉज ए के साथ अगर देखें तो साइन ए के साथ क्या आ रहा है, कॉज बी आ रहा है और क्या आ रहा है, कॉज ए आ रहा है। देखिए ध्यान से, सॉरी, कॉज ए के साथ साइन बी आ रहा है, तो यहाँ पे साइन बी होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट 0 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो केस बन रहा है, साइन ए कॉज ए 0 बन गया, साइन ए कॉज ए 0 बन गया। अगला स्टेप अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू बन रही होगी वो वैल्यू किसके साथ बन रही होगी, ये वैल्यू इसके साथ बननी चाहिए थी। तो साइन ए कॉज ए यहाँ पे है, तो कॉज सी साइन सी यहाँ आएगा, तो कॉज सी और साइन सी यहाँ आएगा और रिजल्ट 0 आएगा। अब इसी को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रही थी, कॉज स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। तो यहाँ पे सी आएगा बेटा, क्या आएगा, सी आएगा, मतलब कॉज स्क्वायर सी प्लस का साइन स्क्वायर सी आना चाहिए। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए कॉज बी माइनस सी है। तो अगर हम देखें तो ये जो टर्म है, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी साइन बी, मतलब कॉस बी माइनस सी आ गया, कॉस बी माइनस सी आ गया। तो ये करेक्ट हो गया हमारा। अब साइन ए प्लस बी है यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस बी। तो इसका मतलब हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया। तो ये टर्म कब आएगा, ये टर्म देखिए फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। तो साइन ए यहाँ पे साइन ए है, तो यहाँ पे कॉस बी आना चाहिए और यहाँ पे साइन बी आना चाहिए, तो ये रिजल्ट 0 ऐसा कुछ होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसको जब प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा, इसकी जो वैल्यू है एक्चुअल में ये है। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 वाला है, ये भी 0, तो इसका कंप्लीट रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। कंप्लीट रिजल्ट क्या आएगा, इसका 0 आएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये दिमाग सोच लीजिएगा, दिमाग की ऐसी तैसी कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो ध्यान से आप इसे करिए, क्योंकि हमें इसमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना था, ठीक है। तो चीजें बहुत स्मूथली इजीली तो नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप सब ध्यान से काम करते हैं तो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ओके, चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करेंगे हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम के बारे में, और ये बेसिक प्रॉब्लम हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। जितने भी हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं वो सारे रूल्स इसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिटरमिनेंट एक कैलकुलेटेड पार्ट होता है, तो कोशिश ये करेंगे हम लोग कि वैल्यूज को मिनिमाइज करेंगे, रिड्यूस करेंगे थ्रू ऑपरेशंस। और कोशिश ये होती है कि वैल्यू जो होते हैं कॉलम वाइज या रो वाइज 0 जितने मैक्सिमम मिल सकते हैं हम उसे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को इजी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा, ठीक है, ये 10 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में एक देखने का तरीका है कि सारी वैल्यूज इंटरचेंज केवल हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं, C1 को चेंज कर सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपने सबको ऐड कर दिया तो सारी जगह वैल्यूज कैसी आ जाएंगी, आइडेंटिकल आ जाएंगी, ठीक है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे क्या है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है,
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो अगर हमने ऐसा किया तो आपको ये दिख रहा होगा कि हम भाई सबको ऐड कर रहे हैं। इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे क्या मिल गया आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मिल गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा मिल गया। बाकी सब कुछ एज इट इज, हमने बाकी कुछ में एज इट इज लिख दिया, मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज आएगी। अब जैसे ही एज इट इज आ गया तो अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो अब सी बात है 0 हो जाएगी। सेकंड क्या था, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 था, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा, ये वैल्यू। अब सिंपल, किसी भी कॉलम की वैल्यू अगर 0 है तो रिजल्ट क्या था बेटा, 0 आ जाता। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। अब देखिए जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज अ कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड अ कॉट स्क्वायर थीटा 1 दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 दिया गया है, 42, 40 और 2 दिया गया है। अब इवेल्युएशन का तरीका क्या है बेटा, अब देखिए कॉसेक और कॉट के बीच में आपको रिलेशन पता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो अगर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी रिड्यूस होगी। तो हम बात करते हैं कि C1 को हम चेंज करें, C1 माइनस का C2, इससे हम इसे माइनस कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो C1 से आपने C2 को माइनस किया तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है ही और हमने किसी को और को चेंज नहीं किया है। यहाँ पे देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे क्या गया बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ -1 आ गया। यहाँ 42 माइनस का 40 करेंगे आप, यहाँ 40 है और यहाँ 2 है। चेक कीजिएगा, कॉसेक माइनस का कॉट स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर -1 होगा, दिस वन 2 आ जाएगा। यहाँ आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड 40, 1 -1 2। अब इस डिटर्मिनेंट में आपको एक चीज समझ में आती है कि फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम सेम है और कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। और थर्ड क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे जो दिया गया है वैल्यू x प्लस a पावर माइनस x स्क्वायर है, a पावर x माइनस a पावर माइनस x का होल स्क्वायर है। अगर आप एक चीज समझिएगा, अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें तो मुझे लगता है कि a पावर 2x होगा, a पावर माइनस का 2x होगा, कैंसिल आउट होगा। और अगर 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, सब्सट्रैक्ट किया तो प्लस का 4 आ जाएगा। मतलब x से वैल्यूज इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। वैल्यूज कैसे हो जाएंगे, x से इंडिपेंडेंट होंगी। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लिख रहे हैं तो C1 को हम चेंज करने जाते हैं C1 माइनस का C2 से, ठीक है। अगर C1 माइनस C2 किया है तो इस चीज को समझिएगा, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a पावर माइनस x का स्क्वायर है और माइनस a पावर x माइनस a पावर माइनस x का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू अगर कैलकुलेट की गई तो a रेज़ पावर 2x होगा प्लस a रेज़ पावर माइनस का 2x होगा और प्लस 2a इंटू दिस 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो माइनस का a रेज़ पावर 2x होगा, माइनस a पावर माइनस का 2x होगा और ये माइनस की जगह प्लस का 2 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसका मतलब कि जो फर्स्ट कॉलम होगी वो वैल्यू 4 आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी, ठीक है। सेकेंड कॉलम आपका a पावर x माइनस a पावर माइनस x का स्क्वायर आएगा, a पावर y माइनस a पावर माइनस y का स्क्वायर एंड a रेज़ पावर z माइनस a रेज़ पावर माइनस z का स्क्वायर होगा। ये 1 1 1, ठीक है। और इसके बाद की स्टेप देखिए, इसके बाद की स्टेप तो बहुत आसान है। फर्स्ट कॉलम से अगर आपने 4 कॉमन निकाल लिया तो 4 कॉमन निकाल लिया तो वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1। सेकंड कॉलम आपका एज इट इज और थर्ड 1 1 1। दो कॉलम आइडेंटिकल, कॉलम आइडेंटिकल हो गए और कॉलम जैसे आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दैट इज माइनस a स्क्वायर
ए बी माइनस बी स्क्वायर एंड बी सी दिया गया है, ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट दिया गया। डिटरमिनेंट को देखते हैं तो पहले एक चीज देख समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, कॉमन देखते हैं, ठीक है ना, कॉमन देखते हैं या आइडेंटिकल कंडीशंस देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि कॉमन देख लीजिएगा, इस रो से आपको ए कॉमन मिल जाएगा और इस कॉलम से भी आपको ए कॉमन मिल जाएगा, दोनों जगह से हमें ए कॉमन मिल जाएगा। तो हमने क्या कॉमन लिया, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। जैसे ही आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, और ध्यान से रखिएगा इस कॉलम से इस रो से आपको सी भी कॉमन मिल सकता है, सी मिल जाएगा तो आपने सी भी निकाल दिया। इस रो से आपको बी भी कॉमन मिल सकता है तो हमने बी भी निकाल दिया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, ध्यान से देखें और देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हमने बी कॉमन निकाला है और यहाँ से भी बी कॉमन निकल सकता है, तो बी स्क्वायर निकल गया। यहाँ से भी सी कॉमन निकल सकता है तो यहाँ से सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अगर ए यहाँ से कॉमन निकाला तो माइनस होना गया, ए इस रो से निकल चुका है, बी इससे निकल चुका है तो यहाँ प्लस होना जाएगा, ए इस रो से निकला है, सी यहाँ से निकल चुका है तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिए ए हमने क्या किया था, इस कॉलम से निकाला था और बी इससे निकाला था, यहाँ पे क्या गया 1 आ गया, यहाँ -1 ऐसे ही 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, ये केस हो, ठीक है। अब अगर हमारे पास वैल्यू आ गई बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और इसके बाद अगर हम चाहें तो C1 को चेंज करना चाहते हैं C1 प्लस का C2, फायदा क्या, इसे ऐड कर दिया, इसे ऐड किया तो रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया, इसे ऐड किया रिजल्ट 0 आ गया, यहाँ पे ऐड किया तो 2 आ गया, इसको हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब क्या करना है भाई, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ चुकी है। अब क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, तो हम 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 के रिस्पेक्ट में, 2 बाहर, इसको मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना है तो 1 आ गया, माइनस दिस इंटू दिस तो -1 आ गया। तो वैल्यू देखिए यहाँ पे ये 2 हो जाएगी इंटू 2, मतलब वैल्यू क्या है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सिंपल बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है और ये सब रूल्स डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको इसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बात है ज़्यादा बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, सो दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं वो एडिशन में दिए गए हैं और यहाँ पे सिंगल टर्म्स में दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर मान लीजिए सिमिलर पैटर्न के कुछ चीज़ें होती जैसे कि आप लिखिएगा b प्लस सी है, सी प्लस ए प्लस बी है, मतलब चीज़ें क्या हो रही है, साइक्लिक हो रही है, क्या हो रही है, साइक्लिक हो रही है। तो साइक्लिक अगर हो रही है तो अगर हम सबको ऐड कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, सभी जगह सेम वैल्यू जा जाएंगी, ठीक है। सभी जगह कैसी वैल्यू आ जाएंगी, लगभग में सिमिलर वैल्यू जा जाएंगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम C1 को चेंज करने जा रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो देखिए क्या आएगा, 2 टाइम्स आएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 2 टाइम्स p प्लस q प्लस r आ जाना चाहिए, 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z आ जाएगा, और वैल्यू आ गई c प्लस a प्लस b आ गया, ठीक है। r प्लस p प्लस q होगा एंड z प्लस x आएगा और x प्लस y आएगा। हमें सभी को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले स्टेप में आपको 2 टाइम्स दिख जाएगा, 2 कॉमन निकल चुका होगा, ये वैल्यू आ गई। अब सभी को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इस स्टेप के बाद अगर हम चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, हम C2 को चेंज करने जा रहे हैं, इसको चेंज करने जा रहे हैं, C2 को चेंज करने जा रहे हैं C2 माइनस का C1, और C3 को भी चेंज करने जा रहे हैं C3 माइनस का C1। फायदा देखिएगा क्या होगा, ये तो a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस r है एंड x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इससे इसे माइनस कर दिया तो वैल्यू क्या आएगी, आपको माइनस बी आएगी, यहाँ माइनस किया तो माइनस का q आएगा, इसे माइनस किया तो माइनस का y आ जाएगा, सिंपल सिंगल वैल्यू में आ गया। इसी टाइप से इससे माइनस किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी माइनस आर एंड माइनस जेड, ठीक है, मतलब सिंगल डिजिट्स में आ गए। ओके, अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको भी सिंगल में चाहिए
तो अगर हम इससे इन दोनों को ही माइनस कर दें तो यहाँ पे देखिए सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। मतलब अगली स्टेप हम करने जा रहे हैं कि C1 को चेंज करने जा रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो 2 टाइम्स है यहाँ पर, ऐड कर दीजिएगा ऐसे, ऐड करने पे B और C कैंसिल आउट होंगे, वह जाएगी A P X जाएगा, ठीक है, माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस J, माइनस यहाँ से भी कॉमन माइनस यहाँ से भी कॉमन, और जैसे ही आपने 2 माइनस कॉमन निकाले वैल्यू कैसे आएगी प्लस क्या, तो 2 टाइम्स आ गया A B C P Q R L M सॉरी X Y Z, और ये वैल्यू प्रूव हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखते, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी दिया गया है, और रिजल्ट कुछ आपका डिवीजन के फॉर्म में आ रहा है। डिवीजन के फॉर्म में आ रहा है तो हम कोशिश ये करेंगे कि पूरे के पूरे सिस्टम को डिवाइड के फॉर्म में लेके आए पहले। ठीक है, तो पहली स्टेप तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कंप्लीट को अगर ए से डिवाइड कर दिया जाए, कंप्लीट को किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? ए से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो अगर ए से डिवाइड करेंगे तो हमें ए मल्टीप्लाई करना होगा, बी मल्टीप्लाई और सी मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, हम R1 को चेंज करने जा रहे हैं, ए इंटू R1 करने जा रहे हैं, R2 को चेंज करेंगे BR2 एंड R3 को चेंज करेंगे CR3, ये चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने सॉरी R1 अपॉन ए मतलब A से डिवाइड करने जा रहे हैं, R2 को B से और R3 को C से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो जो हम नंबर डिवाइड करते हैं तो उन नंबर से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलिए, तो अगर हमने फर्स्ट रो को डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गया? 1 अपॉन ए प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 1 अपॉन ए आएगा, यहाँ पे भी 1 अपॉन ए आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी, और यहाँ पे 1 अपॉन बी, यहाँ 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पैटर्न सिमिलर आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? अगर देखिएगा ध्यान से, R1 R2 और R3 अगर हम इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो कॉमन वैल्यू आपको दिखेगी। क्या दिखेगी? कॉमन वैल्यू। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, R1 को चेंज करने जा रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर हमने चेंज किया तो ऐड करिए बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी दिखेगा, यहाँ पे 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा? 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 दिखेगा। ठीक है, बाकी एज इट इज 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी दिखा, 1 अपॉन बी है, 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी आ गया। ठीक है, ये देखिएगा, जैसे ही सिमिलर पैटर्न दिखने लगते हैं आपको फर्स्ट रो से कॉमन मिल जाएगा। कॉमन मिल गया अगर तो देखिएगा ध्यान से, ए बी सी है, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी आ गया। इन डिटरमिनेंट क्या बच गया? 1 1 1। ठीक है, 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन बी आ गया, 1 अपॉन बी आ गया, 1 अपॉन सी हो गया, 1 अपॉन सी हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन सी हो गया। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सा काम था। अब 2 जीरो लेके आने हैं तो सिंपल आप इससे माइनस कर दीजिए और इससे माइनस कर दीजिए। मतलब हम क्या करने जा रहे हैं अगली स्टेप में, C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस का C2 एंड आज C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस का C3। और जैसे ही आपने ये काम किया आपको रिजल्ट आता हुआ देखिएगा। मतलब वैल्यू कैसे आ गई बेटा? ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इन डिटरमिनेंट। आपने इसे माइनस किया, 0 आएगा यहाँ पर, इसे माइनस किया -1 आएगा, 0 -1। इससे आपने इसे माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। यहाँ से आपने इसे माइनस किया है, रिजल्ट क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। इससे माइनस करिए, रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। ठीक है, इससे माइनस कर दीजिए, रिजल्ट क्या आएगा? -1 आएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है तो 1 अपॉन बी सॉरी 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ आएगा 1 अपॉन सी और 1 प्लस 1 अपॉन सी आएगा। देखिएगा ध्यान से, 1 अपॉन बी आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इस टाइप से। ओके, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कॉलम या रो के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ये 2 गायब हो जाएगी, ये कॉलम गायब हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से होगा।
माइनस का क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजल्ट आया ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c इज द आंसर, क्योंकि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। या अगर आप इसे ABC को मल्टीप्लाई करें तो ABC आएगा प्लस A कैंसिल आउट BC, B कैंसिल आउट AC और C कैंसिल आउट AB आ जाएगा। तो ये भी रिजल्ट आ सकता है और ये भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के ध्यान से, ठीक है ना। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे बहुत अच्छे से इसे कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड वगैरह में आए हुए हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो बात करने जा रहे हैं हम रूल, ठीक है ना। और यहाँ पे रूल लंबा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रूल है कि अगर मान लीजिए अगर कोई एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इन डिटरमिनेंट ABC PQR LMN दिया गया है, और इसमें ये जो टर्म है दैट इज ए कॉलम है। आपको मालूम है ये क्या होता है, कॉलम होते हैं, ठीक है ना। अगर कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो, जैसे कि अगर हमने C1 को चेंज किया है C2 में और C2 को चेंज किया है C1 में, C1 और C2 को इंटरचेंज किया, तो जैसे ही आपने कॉलम को इंटरचेंज किया तो मतलब वैल्यू क्या आएगी, BQM आ जाएगी, ठीक है ना। APL हो जाएगा और CRN हो जाएगा, क्योंकि कॉलम थर्ड में आपने कुछ भी काम नहीं किया है। तो क्या किया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया। जैसे ही आप कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, यहां रो को इंटरचेंज कर देते हैं, और चेंज इन रो, तो डिटरमिनेंट की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट का साइन क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे रो या कॉलम इंटरचेंज होता है, अदरवाइज अगर बात करते हैं, हमने बात किया R1 इंटरचेंज टू R2, तो ये वैल्यू माइनस होगी, R1 को देखा जाए तो यहाँ पे अगर PQR हो गया, ABC हो गया, LMN हो गया, ये माइनस आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि R2 को चेंज किया गया R3 से, तो इसके बाद भी एक माइनस आना चाहिए, तो वैल्यू कैसे जाएगी, प्लस हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी, PQR हो गई, ये LMN हो गया और ये ABC आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया है। तो किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कीजिए या कॉलम को इंटरचेंज कीजिए, साइन चेंज हो जाता है। तो इस रूल को आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट रूल, सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स A दिया गया है, दैट इज AIJ n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका कोफैक्टर मैट्रिक्स जो दिया गया है दैट इज CIJ, और ये भी क्या होगा, n क्रॉस n का होगा, ठीक है। एक मैट्रिक्स A है जिसकी ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n है। इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो कोफैक्टर मैट्रिक्स C है जिसकी ऑर्डर क्या n क्रॉस n है। तो अगर आप C का डिटरमिनेंट निकालते हैं, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़्ड टू पावर n-1, where n is the order of the matrix। डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़्ड टू पावर n-1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं ये होता कैसे है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सिंपल A11 A12 A13 ले लिया, A21 A22 A23 ले लिया, A31 A32 A33 ले लिया, ठीक है। और इसके कोफैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका कोफैक्टर जो होगा, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट देखा बेटा भाई, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट, तो C11 C12 C13 कोफैक्टर निकालना आपको आता है, C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33, ये डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। हमें एक्चुअली करना क्या था,
हम करना चाहते हैं, हम C और A इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहते हैं, ठीक है। तो हम C का डिटर्मिनेंट और A इन दोनों के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन चाहते हैं, दोनों के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें, देखिएगा जरा, वैल्यू क्या देगी बेटा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 इनटू में आ गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। चलिएगा इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आता है आपको रो विथ रो, ठीक है। तो C11 मल्टीप्लाई विथ CA11, मतलब हमने डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ C इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A किया, तो वैल्यू जो आ रही है वो ध्यान से देखिएगा, रो विथ रो करना है। तो C11 A11 A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 आ गया, ठीक है ना, A13 C13, ये केस आ गया। अब इसी रो को अगर हम इस कॉलम से इस रो से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो प्लस का आएगा, देखिए C21 के साथ, देखिएगा ध्यान से, सॉरी इसको हमें करना है इस रो के साथ, तो ये वैल्यू अलग हो जाएगी। C11 की मल्टीप्लिकेशन किससे हो गया बेटा, A21 प्लस C12, इसकी वैल्यू हो जाएगी A22 प्लस C13 और वैल्यू आएगी A23, ठीक है ना, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और थर्ड जो वैल्यू आनी चाहिए, इसी रो को इस कॉलम से इस रो से मल्टीप्लाई कर लें, तो वैल्यू आएगी C11 और A31 प्लस C12 A32 और प्लस C13 A33, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करें, आप सभी को मल्टीप्लाई कर लें, आप क्या करें, सभी को मल्टीप्लाई कर लें। ये बात समझ में आ रही, आपने क्या किया, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद एक चीज आपको दिखनी चाहिए, इन डिटरमिनेंट, ये जो वैल्यू है ध्यान से देखेंगे, तो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर है, एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, प्लस इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए। वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, ये जो है A21 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर नहीं है, ये कोफैक्टर क्या है, अलग है, इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर अलग है। तो जैसे कोफैक्टर अलग होता है, तो इसके बारे में बात ऑलरेडी कर रखे हैं हमने, ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और ये वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है। सिमिलरली यहां पे 0 आएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, और ये 0 आएगा, 0 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब, क्योंकि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सॉल्व क्या किया था, सॉल्व किया है इन डिटरमिनेंट ऑफ सी इन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब। इसका मतलब हो गया इन डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू इन डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। ऑर्डर क्या थी बेटा, 3 क्रॉस 3 की थी, ऑर्डर क्या थी, 3 क्रॉस 3, तो n क्या हो गया, 3 हो गया। तो आंसर क्या आया, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने एग्जाम्पल किसके लिए लिया है, 3 क्रॉस 3 के लिए लिया, जिससे कि आपने इस वैल्यू को प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम कोफैक्टर लेते हैं, तो कोफैक्टर का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के पावर में n-1 होता है, जहां n क्या होती है, उसकी ऑर्डर होती है, ओके। तो बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको कैलकुलेशन करना समझ में आ गया है, क्योंकि इस रो को इस रो के साथ किया है। अब बात करेंगे हम सेकंड रो की, तो यहां से मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो ध्यान से देखिए, C21 का A12 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये कोफैक्टर इस कोफैक्टर से अलग है, इस एलिमेंट से अलग है, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे हम इस कोफैक्टर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा A21 C21 ये कोफैक्टर एलिमेंट का कोफैक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात वैल्यू कैसे आ रही है, डिटरमिनेंट की आ रही है।
तो सेकंड टर्म जो है डिटरमिनेंट का आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ रिजल्ट 0 आ जाएगा। सिमिलरली हम इसके बारे में बात करें तो इस कोफैक्टर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट एंड कोफैक्टर डिफरेंट है 0, इस एलिमेंट के साथ ये कोफैक्टर भी डिफरेंट है, लेकिन इस एलिमेंट के साथ ये कोफैक्टर सेम है, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगी। तो इस टाइप से आप इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये होगी इसकी प्रॉपर्टी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। बात ज्यादातर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हम यहाँ पे लिखा हुआ प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 + px क्यूब 1 + py क्यूब 1 + pz क्यूब इज इक्वल टू 1 + pxyz x - y y - z एंड z - x। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्प्लिटिंग वाला केस देखा था कि डिटरमिनेंट को हम लोग 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट को यूज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो जो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया उसका अगर हम लोग 2 पार्ट्स में स्प्लिट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स वाई जेड आएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर होगा, वैल्यू आएगी 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ आएगा पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब एंड पी जेड क्यूब, ऐसा कुछ आएगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, ये जो वैल्यू है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये 1 1 1 प्लस इस रो से आप x कॉमन निकाल सकते हैं, इस रो से y कॉमन निकाल सकते हैं, इस रो से z कॉमन निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी एक्स वाई जेड, और इस कॉलम से आप p कॉमन निकाल सकते हैं, तो वैल्यू आ गई p, ठीक है। तो अगर हमने इससे x कॉमन निकाला तो वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया है, x आ गया है, p कॉमन हो चुका है तो वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर आ गई। यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गई 1 y एंड y स्क्वायर 1 z एंड z स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब समझते जा, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू दोनों लगभग में सिमिलर है, बस पोजीशन का डिफरेंस है, बस किसका डिफरेंस है, पोजीशन का डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें कि ये जो वैल्यू है 1 अगर आपकी इस प्लेस पे आ जाए और एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाए, एक्स यहाँ आ जाए, तब तक काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको यहाँ भेजने जा रहे हैं, पहला मूवमेंट। फिर अगर हम इसको यहाँ भेज रहे हैं तो अपने आप ये जो वैल्यू होगी ये कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। और चेंजेस कितने टाइम्स हुए, 2 टाइम्स हुए। डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर हम रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके साइन चेंज होते हैं। अगर एक स्टेप चेंज कर देते हैं, जैसे R2 को अगर हमने R1 में चेंज कर दिया तो वैल्यू में साइन का डिफरेंस आ जाता है। वैल्यू में किसका डिफरेंस आता है, साइन का। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ये स्टेप चेंज की, इसको यहाँ पे भेजा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमने 2 स्टेप चेंज किए हैं तो साइन पे कोई असर तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने इसको लिखा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एंड प्लस पी एक्स वाई जेड, और हम लिखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम यहाँ भेज दें, दिया गया एक्स वाई जेड, तो ऑब्वियस सी बात है 1 यहाँ चला गया, ठीक है। 1 यहाँ गया, अब हमने इसको यहाँ भेजा, ये बता कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 1 यहाँ पे जो आया था वो यहाँ आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू लगभग में सिमिलर होगी, लगभग क्या सिमिलर हो गई, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट को यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं, तो वैल्यू आ गई 1 + pxyz इन अ डिटरमिनेंट, वैल्यू आ गई xyz एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आपका इस फॉर्म में आ गया। अब ये जो है इसको एज अ रिजल्ट भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर बात है कि 1 + pxyz आ गया है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x - y y - z z - x, कैसे आती है उसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा था 2 0 चाहिए आपको, क्या चाहिए 2 0। आपको यहाँ पे दिख रहा 1 1, तो अगर आप इस वैल्यू से इसको माइनस कर दें, मतलब R1 को चेंज करें R1 - R2, और अगर आप इसको इससे माइनस कर दें R2 - R3 कर देते हैं, काम बन सकता है। मतलब हम चेंज क्या करने जा रहे हैं बेटा, R1 को चेंज करने जा रहे हैं, R1 - R2 करने जा रहे हैं, और R2 को चेंज करने जा रहे हैं R2 - का R3। अब आप इसे चेंज करिए, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आ गई 1 + pxyz आ गया है,
हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जीरो, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जीरो। यहाँ पे वाई माइनस जेड आ गया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ पे जेड आएगा, जेड स्क्वायर आएगा और यहाँ 1 आएगा। ये तो कैसे है, जेड जेड स्क्वायर 1, क्योंकि आरसी में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब समझिए कॉमन कैसे निकालते हैं। इस रो में देखिए, इस रो में एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई आपको दिख रहा है, और जीरो के साथ तो एक्स माइनस वाई प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि जीरो के साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो एक्स माइनस वाई मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड हो गया। एक्स माइनस वाई यहाँ से कॉमन निकाला, सेकेंड रो से सिमिलरली वाई माइनस जेड कॉमन निकाल दिया। अब क्या बच गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया एक्स प्लस वाई, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ आ गया वाई प्लस जेड और जीरो, यहाँ जेड जेड स्क्वायर एंड 1 आ गया। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद चीज को एक्सपेंड करना बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं हम, देखिए ध्यान से, हम 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने जाते हैं। तो 1 कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। 1 कैसा होता है, पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड आ गया, एक्स माइनस वाई हो गया, वाई माइनस जेड हो गया। अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो देखिएगा ये आएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई आ गया। यहाँ पे वाई कैंसिल आउट होगा और जेड माइनस एक्स आ जाएगा, जेड माइनस एक्स आ जाएगा, और यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा रिजल्ट है, सिंपल। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, स्प्लिटिंग सीखी, कि भाई अगर कोई पार्ट दिया गया है तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, देन चीजों को इंटरचेंज करके सॉल्व करना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है।